ये आपका डोजी कैंडल के बाद दोबारा से एक नीचे आने की कोशिश. यू हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइड 6 times योर मनी इन 2 years. सो हेलो एंड वेलकम. सो बेसिकली आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीबैगर स्टॉक्स को हम कैसे पहचानें और कैसे उनको उनमें इन्वेस्ट करें, देन उन्हें ट्रैक करें जब तक कि वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न न दे दें, और फिर कब हम उनसे एग्जिट करेंगे. सो बेसिकली इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. पहला पार्ट जिसमें हम देखेंगे कि हम मल्टीबैगर स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देन सेकंड पार्ट कैसे उसमें हम लोग एंटर करेंगे, देन थर्ड पार्ट कब एग्जिट करना है और कैसे एग्जिट करना है. सो लेट्स गो ऑन आवर वीडियो. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ वी आइडेंटिफाई द मल्टीबैगर स्टॉक्स. सो सबसे पहले हम फोकस करते हैं सेक्टर्स पर. जो सेक्टर्स एक्सपेक्टेड है कि वो नेक्स्ट 5 years 10 years में आज सबसे अच्छे से ग्रो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई दैट सेक्टर. सेकंड ऑफ ऑल वी विल सी कि जो हेडविंड है उस सेक्टर के लिए या टेलविंड है. हेडविंड और टेलविंड से क्या लेना देना है. हेडविंड होता है कि गवर्नमेंट आपके अपोज में या उतने आपके सेक्टर को प्रमोट नहीं कर रही, और टेलविंड होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी आपके सेक्टर के फेवर में. सो उससे बेसिकली क्या होता है कि if the sector is growing by 5 to 6% and the tailwind is there, then the promotion will be there from government side, subsidiaries might be there. तो उसकी वजह से जो आपका सेक्टर है वो ज़्यादा CAGR से ग्रो करता है. अब सपोज मैं आपको एक सेक्टर का एग्जांपल देता हूँ. ईवी सेक्टर को लेके चलते हैं. सो ईवी सेक्टर में गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग ईवी बाय गिविंग सब्सिडरीज ऑन द फाइनल सेल ऑफ द व्हीकल, या फिर बैटरी पे सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट बैटरी इनिशिएटिव पे. सो इससे क्या होता है, इसकी आपकी कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है इनिशियली. सो उससे आपके सेल्स पे फ़र्क पड़ता है. अब फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक S&P की रिपोर्ट आई थी. सो उसके अकॉर्डिंग जो आपका ईवी सेक्टर है वो 30 to 40 CAGR के बीच में ग्रो करने वाला है, जो कि आपका जो टोटल सेल्स होती है पैसेंजर व्हीकल की वो अभी 5% कंट्रीब्यूट करता है ईवी. वो 2030 तक हो जाने वाला है 20%. सो बेसिकली राइट नाउ आपकी 4 मिलियन के आसपास सेल होती है, दैट विल ग्रो बाय 5 to 6 CAGR. सो वो हो जाएगी 6 मिलियन, और 6 मिलियन का 20% दैट इज 12 lakhs. अभी 2 लाख सेल होती है आपकी ईवी, और वो ईवी आपकी नेक्स्ट 5 year में 12 लाख सेल होने वाली. दैट मीन्स 6 times. सो बेसिकली जो सेक्टर के कोर परफॉर्मर होंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे जो कंपनीज, वो डेफिनेटली आपका 6 टाइम्स से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगी. दैट मीन्स इफ़ अगर उनका रेवेन्यू ही 6 टाइम्स से ज़्यादा ग्रो करेगा तो डेट्स डेफिनेटली मीन ना कि उनका शेयर भी 7 to 8 10 टाइम्स तक ग्रो कर सकता है. सो बेसिकली अभी जो कंपनीज हैं ईवी सेक्टर में, 4 व्हीलर सेक्टर में से, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, काफ़ी सारी कंपनीज हैं. सो वो ग्रो करेंगी, बट कंट्रीब्यूशन आपको देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी में ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल जो कंपनी, ये कंपनी ऑलरेडी कंबशन इंजन पर वर्क करती हैं, सो ईवी पे भी वर्क करेंगी. सो इस सेक्टर को आप देखना पड़ेगा. अब आप अगर बाइक की तरफ जाएंगे तो वो मोर प्रोमिनेंट है. फॉर एग्जांपल उसमें जो आपका मार्केट शेयर होगा वो 30 से 40% होगा, और जो बाइक्स आपकी सेल, बाइक्स और स्कूटी आपकी सेल होती हैं 2 व्हीलर, वो सेल होती हैं 2 करोड़ पर ईयर. सो उस पर नज़र रखिएगा, दैट विल डेफिनेटली गोना हेल्प. और उसका एक्सपेक्टेड है कि वो भी 30 to 40 CAGR से ग्रो करेगा नेक्स्ट 5 years में. सो उसमें जो प्रोमिनेंट न्यू प्लेयर्स आए हैं वो आपके आए हैं ओला, एंड देन आपका एथर एनर्जी, एंड देन काफ़ी सारे हैं आपके और भी. एंड देन आपका जो प्रोमिनेंट कंपनी है वो तो वर्क कर ही रही है, हीरो मोटोकॉर्प, TVS, बजाज. So this is the one. How do we identify the sector? This is not, basically I am not giving any advice to which sector you should invest, but this sector I have given an example of one sector. There are many other sectors. For example, renewable energy might could be a sector, and other sector are also there. For example, aviation sector is also there, where government is focusing more, because as the मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन के हाथ में पैसा आ रहा है, सो एविएशन सेक्टर भी एक अच्छे CAGR से ग्रो करने वाला है नेक्स्ट 5 years. सो आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, बट मैं आपको सेक्टर का बता रहा था. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट, हाउ डू वी आइडेंटिफाई द स्टॉक. चलिए सेक्टर तो आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा सेक्टर कितने CAGR से ग्रो करने वाला है, क्या उसका वैल्यूएशन होने वाला है उस सेक्टर का, आगे जाके कितना उसका मार्केट साइज होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हम स्टॉक्स कैसे पिक करेंगे. सो उस सेक्टर में जो भी कंपनी अच्छे से अपना रेवेन्यू ग्रो कर रही है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके चल रही है, एंड द थर्ड मोस्ट थिंग इज़ कि जो भी कंपनी गाइडेंस दे रही है उसे फुलफिल कर रही है, एंड देन द फोर्थ मोस्ट पॉइंट,
कंपनी इनोवेटिव है, एंड लेट्स सी कि रेवेन्यू टर्म्स में मैं बात करता हूँ। तो सपोज करिए कोई कंपनी रेवेन्यू अच्छा ग्रो कर रही है बट वो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रही है, सो बेसिकली वो कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं होगी। अब देन द क्वेश्चन अराइजेस कि तो फिर रेशियो का क्या करें, पी रेशियो, पीवी रेशियो, इनका क्या करें। सो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है, सबको पता है कि जो सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है ये कंपनी उस सेक्टर में अच्छा कर रही है, सो डेफिनेटली आपको वो कंपनी महंगी मिलेगी एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रही है अपने सेक्टर में, सो उसका पीई भी हाई था एज़ कम्पेयर टू अदर। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, उसका पीई कम हो गया है। पीई कम क्यों हुआ, क्योंकि उसके मैनेजमेंट में कुछ एलिगेशंस थे कि मैनेजमेंट और एक और कंपनी को इन्वॉल्व थी, मोतीलाल ओसवाल, सो दे आर डूइंग समथिंग इलीगल, जो कि अब मुझे पता नहीं है उस केस पे क्या हुआ, बट मोस्टली वो उतना जेन्युइन नहीं थे उनके। बट ना सेकंड थिंग्स कम कि अब बात करते हैं कि तो वो अच्छे से ग्रो कर रही थी तो वो महंगी थी। आई एम नॉट सेइंग कि आप कल्याण ज्वेलर्स में लगा दीजिए, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि तो दैट कंपनी इज डूइंग गुड इन दिस सेक्टर, सो वो आपको महंगी ही मिलेगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी एंड फॉर द राइट प्राइस, क्योंकि हर कंपनी आपको मे भी हो सकता है 6 महीने, एक साल में एक राइट प्राइस पे मिलेगी। यू हैव टू बाय दैट एट दैट टाइम। सो अभी हम चार्ट से समझेंगे कि कब एंटर करना है। सो नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं एंड देन सी कब उस कंपनी में हमको एंटर करना है। सो लेट्स गो ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो अब हम अपने चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स वेयर वी हैव टू एंटर, मतलब हमको कहाँ एंट्री लेनी है। हम चलते हैं चार्ट्स पर अपने और देखते हैं। सो जैसे कि मैंने एक चार्ट खोल रखा है आपका टीटागढ़ का। सो सपोज देखिए टीटागढ़ क्या कर रहा था कि एक रेंज में काम कर रहा था मोर देन 2008 से 2022 तक, एक रेंज में काम करना था ऑन वीकली बेसिस। वी हैव डन इट फॉर वीकली बेसिस। सो एक रेंज में काम कर रहा था वीकली बेसिस पे, एंड देन क्या हुआ कि एक ब्रेकआउट आया वीकली बेसिस पे। ठीक है, ये ब्रेकआउट आया वीकली बेसिस पे जो कि आपका 23 में आया, और उस ब्रेकआउट को उसने रीटेस्ट किया, एंड देन रीटेस्ट करने के बाद वो ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो गया। नाउ लेट्स गो एंड कंफर्म दिस ऑन मंथली बेसिस। सो दिस इज माई मंथली चार्ट। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पर मंथली बेसिस पर भी एक ब्रेकआउट आया, देन ये ब्रेकआउट आया, देन ये रीटेस्ट हुआ, एंड देन रीटेस्ट होने के बाद ऊपर क्लोज हुआ। नाउ अब एंट्री कहाँ, द मेन क्वेश्चन इज, तो आपकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए जो 208 के पास, जो कि आपका एक रीटेस्ट को कंफर्म करा इसने थर्ड कैंडल में। ब्रेकआउट के बाद एक नीचे आने की कोशिश, दोबारा से ये आपका डोजी कैंडल के बाद दोबारा से एक नीचे आने की कोशिश, बट जो आपकी क्लोजिंग आई वो ऊपर आई। दैट मीन्स कंफर्म हुआ यहाँ पर कि आपका ये ब्रेकआउट है मंथली बेसिस पर, एंड देन स्टॉक स्टार्ट क्लाइंबिंग, एंड देन ऑन मंथली बेसिस स्टार्ट क्लाइंबिंग। सो बेसिकली यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, सो देखते हैं। अभी मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा। सो ये आपका आर एस आई है, इफ़ यू सी, सो यहाँ पे आपका आर एस आई ओवर बॉट जोन में चला गया मंथली बेसिस पर। सो दैट मीन्स यहाँ पर एक्टिविटी है मंथली बेसिस पे, एंड देन मोर देन आर एस आई। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, मैं आपको आर एस दिखाता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। इफ़ यू सी क्लियरली मंथली बेसिस का रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे आके पॉजिटिव हुआ है, एंड देन सी दिस इज द पॉजिटिव रीजन मंथली बेसिस, एंड यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते थे बट आपने कंफर्मेशन का इंतजार किया, एंड देन देखिए यहाँ से कंफर्मेशन आया आपका चार्ट्स पे, कैंडल पे कंफर्मेशन आया, देन आपका आर एस पे कंफर्मेशन आया, एंड देन ये मूव किया। सो अब कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टॉक न्यूली लिस्टेड है, आईपीओ, वो एक बेस फॉर्म करता है, बेस फॉर्म करने के बाद ऊपर जाता है, तो उसमें मंथली आर एस आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मंथली आर एस आपका काफ़ी दिनों में बनना स्टार्ट होता है, सो आपको वीकली आर एस मिल जाएगा। सो फोकस ऑन वीकली आर एस। नाउ इफ वी सी, नाउ लेट मी शो यू, अगर मैं वीकली आर एस की बात करूँ, सो ये देखिए वीकली आर एस भी अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली कई बार पॉजिटिव हुआ है, बट किसी बार भी आपका क्लोजिंग अब नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर भी एक बार वीकली आर एस पॉजिटिव हुआ है, बट यहाँ पर क्या क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आई नहीं आई, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग एक भी बार नहीं आई, इसका ब्रेकआउट नहीं आया एक भी बार। जब ब्रेकआउट आया
तब भी आर एस पॉजिटिव था। सो बेसिकली होता क्या है, आपको 3 से 4 चीज़ों का कन्फर्मेशन होना चाहिए जो भी इंडिकेटर्स आप फॉलो करते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं जैसे आर एस फॉलो करता हूँ, आर एस आई फॉलो करता हूँ, तो आर एस का, प्राइस का, एंड देन आपका एक दो इंडिकेटर्स और मैं फॉलो करता हूँ, सुपर ट्रेंड, बुलिंजर बैंड वगैरह, उन सबका कन्फर्मेशन होना चाहिए। बेसिकली अगर सबका नहीं हो रहा है तो 5 में एटलीस्ट 4 का तो कन्फर्मेशन होना चाहिए आपका। वो आपको प्रिडिक्ट करके देते हैं कि हाँ अब स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम बन रहा है, कुछ वॉल्यूम आ रहा है या कोई एक्टिविटी हो रही है। दिस इज द रीज़न। अब नाउ लेट्स सी कि आईपीओ वाला केस जो मैं डिस्कस कर रहा था, तो आईपीओ में क्या होता है कि आईपीओ में भी कभी कभी बेस फॉर्म होता है एंड देन आईपीओ ब्रेकआउट करते हैं एंड देन स्टार्ट राइजिंग। अभी एक खास चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, इसके मैं ना आपको उस पर ले चलता हूँ, कंपनी के फंडामेंटल्स पे। सो अभी हम जाएंगे आपका टीटागढ़ एंड देन टीटागढ़ रेल सिस्टम। सो अगर आप मैं आपको फाइनेंशियल दिखाऊँ कंपनी के, सो 2022 2014, नाउ लेट्स सी, देखिएगा 600 करोड़ का रिवेन्यू करती थी, देन 7 का, देन 9 का, देन अब मैं सेल्स में आपको ग्रोथ दिखाता हूँ। देखिएगा 21% की ग्रोथ, 26% की ग्रोथ, 78% की ग्रोथ, एंड देन 25% की निगेटिव ग्रोथ, देन 22% की ग्रोथ, एंड देन 13% की ग्रोथ। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, 89% की ग्रोथ, 38% की ग्रोथ। ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न था कि गवर्नमेंट जो थी वो पॉजिटिव हो रही थी टूवर्ड्स रेलवे। सो गवर्नमेंट नई नई टेंडर्स निकाल रही थी, दैट्स वाई इस कंपनी को फ़ायदा हो रहा था। अब आप प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% से बढ़कर 11% हो गया, 7%, 5%, 11%, 9%, 12%, एंड नाउ दिस इज स्टेबल। सो अब जो भी ऑर्डर मिलेंगे कंपनी को, वो कंपनी डायरेक्ट 11 to 10% जनरेट करेगी नेट प्रॉफिट में। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है, आप लास्ट ईयर देखिए, ग्रोथ जो थी मार्च 24 से मार्च 25 में वो बिल्कुल फ्लैट रही है। दो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा होगा, यहाँ पर तो टैक्स की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, बट प्रॉफिट बढ़ा है डेफिनेटली। बट वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा चार्ट पर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब जो ग्रोथ पहले यहाँ पर दिख रही थी इन्वेस्टर्स को, वो ग्रोथ अब यहाँ आके इन्वेस्टर्स को दिखना बंद हो गई है। अपने चार्ट पर वापस चलते हैं। सो आपको ग्रोथ दिखनी चाहिए, जो आपका मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है वो मैनेजमेंट गाइडेंस फॉलो करते रहना चाहिए। आपका स्टेप दूसरा यही है एंट्री के बाद कि आप फॉलो करें मैनेजमेंट के गाइडेंस को। और फॉर एग्जांपल कुछ कंपनी में मैनेजमेंट गाइडेंस दे देता है कि वी आर गोइंग टू ग्रो एट 20% नेक्स्ट ईयर, बट वो मीट नहीं कर पाता है, कभी 16% पे रह जाता है, कभी 17% पे। तो मैनेजमेंट कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हर बार उसकी रिपोर्ट पढ़ के। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है और आपको मल्टीप्लाई करना है पैसा 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 16 टाइम्स, सो देन आपको फॉलो करना पड़ेगा। 3 महीने में एक बार आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट का कौन कॉल बढ़िए, आप कौन कॉल को रीड करिए, एंड देन आपको उस स्टॉक में स्टे करना है कि नहीं करना है, ये आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से डिटरमाइन करिए। अब सेकंड पर्सपेक्टिव जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका चार्ट। तो देखिए, जब तक आपका वीकली बेसिस का चार्ट पॉजिटिव चल रहा है, यहाँ पर एक भी कैंडल में वीकली बेसिस के चार्ट ट्रेंड को निगेट नहीं किया है, स्टिल देयर यहाँ पर भी ट्रेंड को निगेट नहीं किया है। देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का छोटा सा फेस, यहाँ पर नाउ दिस इज द फेस, यहाँ पे ट्रेंड को निगेट किया है, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप थोड़े और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप मंथली चार्ट पे एग्जिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मंथली चार्ट पे यहाँ पर आपको एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मंथली चार्ट पे आपको यहाँ पर एग्जिट नहीं करना है, बिकॉज इट्स वन रिट्रेसमेंट, देन अ डोजी कैंडल फॉर्म, एंड देन अगेन इट स्टार्ट मूविंग। बट यहाँ पर मंथली में आपको यहाँ पे निकलना है 1200। यू हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइड 6 times योर मनी इन 2 years, just 2 years. So this is the way how you enter and how you should exit. Now अभी मैंने क्या किया है, मैंने आपको एक स्टॉक का एग्जांपल देके बताया है। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको पूरे पूरे सेक्टर का एनालिसिस बताऊंगा, कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और देन आपका काम है उस सेक्टर के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, उसकी आप देखिए उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए, देन उनका पी वगैरह देखिए, उनको पीयर से कंपेरिजन करिए, देन आप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। टाटा, बाय बाय।